हेलो एवरीवन। तो इस साल 3 भर्तियों के आगाज की खबर मिल रही है। पहली बात तो ये कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, जिसके बारे में कल मैंने आपको अपडेट दिया था कि खंड शिक्षा अधिकारी में अब जितने भी पद हैं लगभग 165 पद ही अभी बताए गए हैं। लेकिन जानकारी ये मिल रही थी कि इनमें से लगभग 95 पदों पर ही भर्ती की जाएगी, क्योंकि बाकी पदों को प्रमोशन से भरा जाना था। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव किया गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी के सभी पद डायरेक्ट भरे जाएंगे, यानी कि जितने भी पद रिक्त होंगे, यानी कि अभी तक 165 पद जो खाली पड़े हैं उनको इसी साल भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और सभी पद सीधी भर्ती में ही जोड़े जाएंगे। लेकिन इसके लिए नियमावली बदली जाएगी और हो सकता है कि शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया जाए। पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो 309 पद थे और इसमें जो एलिजिबिलिटी थी वो ये थी कि आपने कम से कम बीएड पास कर रखा हो। लेकिन इस बार हो सकता है कि बीएड को हटा दिया जाए। दोस्तों, इसी के साथ आरओ के बारे में भी जानकारी मिल रही है। लगभग 450 पदों पर 2026 में विज्ञापन जारी होने की बात चल रही है। लेकिन एक बात तो लगभग कन्फर्म है कि इन दोनों भर्तियों में से कोई एक ही भर्ती इस साल आने वाली है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती ही इस साल आएगी। आरओ के बारे में अगर कहा जाए तो आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि दोनों ही भर्तियों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, तो अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी एक परीक्षा की तो दूसरी परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी लगभग सेम ही है। दोनों में ही हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी, दोनों में ही जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी प्रकार से आप एक बात और भी कंफर्म मान लीजिए कि इसी साल लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी आने जा रही है और लोअर पीसीएस में भी जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, यानी कि जीएस भी आपको पढ़ना पड़ेगा प्लस हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वैकेंसी है और कब आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में। तो इतना तो मान चलिए कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है ये आपको मई जून तक देखने को मिल सकती है और साल के अंत में आपको इसकी परीक्षा देखने को मिल सकती है। रही बात आरओ की, तो ये वैकेंसी या तो बीईओ के बाद आ सकती है या फिर अगले साल तक भी जा सकती है। और दोस्तों, रही बात लोअर पीसीएस के बारे में, तो लोअर पीसीएस की वैकेंसी इस साल कन्फर्म है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा भी इसी साल करवाई जाएगी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ने हाल ही में जो कैलेंडर जारी किया तो कैलेंडर में तो एक बात कन्फर्म है कि जून तक कोई भी बड़ी परीक्षा नहीं होनी है, इवन लेखपाल भर्ती परीक्षा भी नहीं। लेकिन जून से लेकर इसके बाद दिसंबर तक हो सकता है कि लोअर पीसीएस भी इसमें शामिल हो जाए और लेखपाल भर्ती परीक्षा भी शामिल किया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों के सिलेबस काफ़ी बड़े हैं और एटलीस्ट आपको 6 to 7 मंथ का समय इनकी तैयारी में लगेगा। तो अगर आप थ्योरी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि अब कोई भी विज्ञापन जारी होगा उसके पहले से रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको कन्फर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि जब विज्ञापन जारी हो गया तो उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर, जैसा कि आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ, इसके अलावा जो अन्य भर्तियां आई लेखपाल भर्ती में भी यही हुआ। तो यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर जो छीछा लेदर होता है, सरकार उससे बचना चाहती है और कंफर्म करना चाहती है कि जब आप विज्ञापन जारी करें तो मानक के अनुसार जो रिजर्वेशन है वो हर वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया जाए, ताकि बाद में इस प्रकार का छीछा लेदर ना फैले। तो सरकार ने भर्तियों में आरक्षित पदों को लेकर समय समय पर उठने वाले विवादों को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर ली है। अब आरक्षित पदों की संख्या तय होने के बाद ही भर्तियां होंगी। संबंधित विभागों को रिक्तियों का प्रस्ताव भेजने से पहले एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के पदों को स्पष्ट करना होगा। जरूरी होने पर आयोगों के साथ विभागों को बैठक भी करनी होगी, ताकि भर्तियों में पेंच फंसने की आशंका कम हो। और दोस्तों, शासन की मंशा है कि भर्ती विज्ञापन निकालने से पहले पदों की गणना स्पष्ट रहे। इसमें देखा जाएगा कि आरक्षण के मुताबिक पदों का बंटवारा सही है या नहीं, और इस संबंध में शासन ने सभी आयोगों को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवाओं में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण, ऊर्ध्वाधर मतलब एससी एसटी ओबीसी वगैरह, ऊर्ध्वाधर मतलब जैसे कि डीएफएफ हो गया, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, महिला आरक्षण वगैरह, तो इनका मतलब जो अनुरूप मानक हैं उनका पालन किया जाए। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आपको पता ही है कि यूपी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग,
पुलिस भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल बनाया गया है जहां से ये भर्तियां की जाती हैं। तो इनको कंफर्म करना पड़ेगा पहले, विज्ञापन से पहले। और दोस्तों, अभी मतदाता बने तो अगले एसआईआर तक नाम रहेगा। मतलब ये नहीं कि बाद में आप वोटर बन नहीं सकते, लेकिन अभी बनेंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपकी मैपिंग हो जाएगी। बाद में अगर आप वोटर बनते हैं तो हो सकता है कि मैपिंग ना हो पाए। फिलहाल सीईओ नवदीप रेणवा की ओर से सभी जिला निर्वाचन और अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो रही है तो प्रयास किया जाए कि उनको वोटर बना लिया जाए। और इसके लिए आपको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। बीएलओ से आप संपर्क कर सकते हैं। और इस बार एक नई व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई में भी इम्प्रूवमेंट होता है, आईसीएसई में भी इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन यूपी बोर्ड में इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है कि किन्हीं कारणों से अगर कोई अभ्यर्थी परीक्षा पास तो कर जाता है लेकिन उसके अंक कम हो जाते हैं तो वो अंक अपने बढ़वा नहीं सकता है। तो इसका खामियाजा वो आगे अपने करियर में भरता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक व्यवस्था लागू की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं इंटरमीडिएट में 5 विषय होते हैं। तो अगर एक विषय में जिसमें अंक आपके कम आ रहे हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी अब यूपी बोर्ड में शुरू कर दी गई है और आपकी परीक्षा हो जाएगी। अप्रैल के अंत में परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद अगर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि फ़िलहाल उसका एक विषय में अंक काफ़ी कम है तो फिर वो दोबारा से उसका इम्प्रूवमेंट दे सकता है। यूपी बोर्ड में ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड की ओर से इस साल इंटर के परीक्षार्थियों के लिए भी इम्प्रूवमेंट की व्यवस्था, मतलब इंटर के लिए है, हाई स्कूल के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में हर तरफ केवल हाहाकार मचा है और पूरी दुनिया में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जो कि नहीं चलना चाहिए। एग्जैक्टली देखा जाए तो दुनिया एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। और अगर आपने देखा था कि अभी फ़िलहाल जो यूके है उसने यूएस को अपना बेस इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। फ्रांस की सेनाएं अमेरिका का जो है मदद करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। ईरान लगभग अकेला है। अभी तक तो ईरान ने, मतलब ईरान का साथ देने के लिए कोई सामने तो नहीं आया है, लेकिन चाइना भी बीच में आ सकता है। और अगर यूएस के अगेंस्ट चाइना खड़ा होता है तो निश्चित रूप से इस युद्ध का जो परिदृश्य है वो बदल जाएगा। फिलहाल सारी दुनिया को तो बस एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है। आपको पता है वो आदमी कौन है। और ये एक तरीके से देखा जाए ना तो मनमर्जी है, मतलब जो कुछ चाह रहे हैं वही चल रहा है। तो सारी चीज़ें जो हैं, तो ऐसे में आत्मरक्षा के लिए भारत भी 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है। और ये जो सिस्टम हम खरीदेंगे ये रूस से लेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा इसको भारत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है। और जब पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर क्षमता साबित की थी। लेकिन आपको ये भी पता है कि हाल ही में अफ़गानिस्तान ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने चाइना से उधार में लिया था, लेकिन वो सिस्टम काम नहीं कर रहा। मतलब एक भी हथियार को वो रोक नहीं पाया। और इस समय स्थिति ये है कि धीरे धीरे जो पाकिस्तान है उसकी भी हालत बहुत बुरी हो रही है। एक तरफ तो उसने ईरान पर हमलों के लिए अपने बेस को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को मंजूरी दी। ईरान इससे भी बौखलाया हुआ है, अफ़गानिस्तान भी बौखलाया हुआ है, नीचे बलूचिस्तान ये अलग होना चाहता है। मतलब ये देश आने वाले समय में डेफिनेटली टूटने वाला है और मे भी इसके क्या हाल होंगे पता नहीं। वैसे दोस्तों, आप चाहे जो कुछ भी कर लें, ये टाइम है कि भारत इस युद्ध में इन्वॉल्व ना हो। अगले 5 सालों में अगर आप देखेंगे ना तो अगर भारत इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ और उसके कोई निजी हित बहुत बुरी तरह प्रभावित नहीं हुए तो यकीन मानिए कि भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा। जबकि हमारे जो पड़ोसी देश जो हमें लगातार परेशान करता है उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। एनीवे, जो कुछ भी अपडेट रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन ये तो आपके जीएस के लिए ये भी एक क्वेश्चन है और समसामयिकी के लिए भी, सो अपडेट करना मेरा कर्तव्य है। और देखो, अगर आपने रेलवे भर्ती का फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इसकी डेट फिर से बढ़ गई है। ठीक है, तो आप 9 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट तो ये 11 मार्च कर दी गई है। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो तो ये 12 मार्च से लेकर 21 मार्च तक रहेगी। और डेट्स ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड देयर स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल, देन ये 22 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में। तो जो दिव्यांग होंगे जिनको स्क्राइब की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए है। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर आप जीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए जो कि आपके सामने है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी गई है। थैंक यू। आप सभी को
होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हैप्पी होली। लेकिन स्टडी करते रहिएगा। धन्यवाद।